हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे और 2019-20 का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला है बाजार संरचना निर्धारित करती है। जो बाजार संरचना निर्धारित करती है वो किस पे निर्धारित करती है? बाजार व्यवहार एवं प्रदर्शन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार व्यवहार एवं प्रदर्शन को। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। इसके बाद में दूसरा है निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का मूल तत्व है? निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का मूल तत्व है? तो इसमें आ जाएगा भौतिक वितरण मिश्रण का मूल तत्व है। इसके बाद में तीसरा है एक बाजार जिसमें स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अल्पकालीन बाजार, सामयिक बाजार या दीर्घकालीन बाजार या सुदीर्घकालीन बाजार। तो उसे सुदीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। इसके बाद में चौथा है जब विक्रय अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं तीसरा संकट बिक्री और मजदूरी बिक्री दोनों कहा जाता है। इसके बाद में पांचवा है निम्न में से कौन सा जनसंख्यिकी विभक्तिकरण का आधार चर है? तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा जीवन शैली। जीवन शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवा है क्षेत्रीय खुदरा विक्रेता वस्तुओं को बेचता है। तो बेचता है गांव व्यापारी को, गांव व्यापारी को बेचता है क्षेत्रीय खुदरा विक्रेता। इसके बाद में अगर एक फर्म विपणन प्रक्रिया के अनुक्रम में एक से अधिक कार्य क्रियान्वित करती है तो उसे कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा संगुटीकरण एकीकरण। संगुटीकरण एकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आठवां है उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत तथा उत्पादक को प्राप्त कीमत के अंतर को कहते हैं। तो इस अंतर को कहते हैं लाभ, जो कि लाभ प्राप्त होता है इसमें उपभोक्ता को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई है। इसके बाद में 10वां है भारत में सहकारी आंदोलन का नवीनीकरण चरण निम्न में से कौन सी अवधि के तहत आता है? तो आता है मुंबई में। कौन से स्थान पर भारत में सहकारी आंदोलन का नवीनीकरण चालू किया गया था? तो वो किया गया था मुंबई में। इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाजार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मार्टस से हुई है। लैटिन भाषा के मार्टस शब्द से हुई है। इसके बाद में बाजार की स्थिति है जिसमें दो विक्रेता मौजूद है उसे ओलिगोपोली बाजार की स्थिति कहा जाता है, उसे ओलिगोपोली कहा जाता है। इसके बाद में विज्ञापन शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, वो लिया गया है एडवांटेज से लिया गया है। विज्ञापन एडवांटेज से। नगद वापसी का एक उदाहरण है, इसका नगद वापसी का एक उदाहरण है कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। इस मार्केट में नगद ही पैसे लिए जाते हैं। इसके बाद में छोटे व्यापारी होते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेट ट्रेड्स कहते हैं, उसे इंटरनेट ट्रेड्स कहा जाता है छोटे व्यापारियों को। प्रथम राज्य भंडार गृह की स्थापना बिहार में किस वर्ष में हुई थी? वो हुई थी 1956 में। इसके बाद में भंडार कार्य उत्पाद के लिए जोड़ता है, वो जोड़ता है टाइम यूटिलिटी को जोड़ता है। इसके बाद में मूल्य जोखिम को स्थानांतरित करने की एक व्यापारिक तकनीक है, वो है स्पेकुलेशन डाइवर्सिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषणा द्वारा की जाती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं वो किसके द्वारा की जाती है? वो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा की जाती है। इसके बाद में परिभाषा की बात करेंगे। इसमें पहली परिभाषा है कृषि विपणन। कृषि विपणन दो शब्दों से
मिलकर बनाएं। एग्रीकल्चर कृषि एवं मार्केटिंग विपणन। कृषि का अर्थ है ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें तो कि नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन वेलफेयर में उपयोग करना, जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन से संबंधित प्राइमरी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। इसके बाद में मार्केट विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। विक्रय में सफलता प्रदान करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो सम्मिश्रण किया जाता है वह विपणन मिश्रण कहलाता है। वास्तव में विपणन मिश्रण विपणन नीति विपणन उपकरणों का एक भाग है जिसके द्वारा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में पैकेजिंग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने या भंडारण करने के लिए उन्हें बोरों में या डिब्बों आदि में भरा जाता है, जिससे उठाने रखने में सुविधा रहे तथा यातायात में खराब होने का डर नहीं रहता है। इस क्रिया को पैकिंग कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद में विपणन माध्यम। प्रोफेसर कोहल्स के मतानुसार विपणन के स्रोतों को उन वैकल्पिक मार्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादों में उपभोक्ता की ओर बढ़ती है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान प्रदान है। अधिकांश देशों में ये सकल घरेलू उत्पाद के महत्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में अंतर की बात करें, इसमें अंतर की बात है अल्पकालीन बाजार एवं दीर्घकालीन बाजार में अंतर लिखना है। जो अल्पकालीन बाजार है ये बाजार उत्पादों के जल्दी खराब होने के गुण के कारण अल्पकाल के लिए लग पाते हैं। इसके बाद में दीर्घकालीन ये बाजार उन उत्पादों के लिए लगते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, यानी जिसमें शीघ्रनाशी का गुण ना हो। इसके बाद में है अल्पकालीन में इस तरह के बाजारों में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस पर सप्लाई की अपेक्षा डिमांड का प्रभाव अधिक होता है, और दीर्घकालीन बाजार में इस तरह के बाजारों में प्रोडक्ट की प्राइस पर सप्लाई का प्रभाव डिमांड से ज़्यादा होता है। जिसके उदाहरण की बात करें तो इसमें फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, और जो दीर्घकालीन में है फूड ग्रेन मार्केट, ऑयल सीड मार्केट इत्यादि, जो कि जल्दी खराब ना हो सके। इसके बाद में दूसरा अंतर है व्यापारी सौदागर मध्यस्थ एवं अभिकर्ता मध्यस्थ में अंतर। व्यापारी सौदागर मध्यस्थ में मर्च मिडलमैन एक बिचौलिया है जो पुनः विक्रय के लिए खरीदे गए सामान का मालिकाना हक लेता है। व्यापारी जैसे थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता अपना माल खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं। बिचौलिया का मतलब होता है जो बीच में पैसे खाने वाला होता है, उसे बिचौलिया कहा जाता है। वे इन्वेंट्री का स्वामित्व लेते हैं जो उत्पाद के भंडारण और वितरण का खर्च वहन करते हैं। वे सामान को उसकी लागत से अधिक कीमत पर बेचकर पैसा कमाते हैं। अंतर को मार्केटअप कहा जाता है और इस अंतर को मार्केटअप कहा जाता है। इसके बाद में एजेंट जैसे दलाल, रियल एस्टेट एजेंट लेन देन में शामिल बातचीत में विशेषज्ञ होते हैं। वे जो बेचते हैं उसका स्वामित्व नहीं लेते हैं, इसके बजाय वे लेन देन की सुविधा के लिए कमीशन या शुल्क लगाकर पैसे कमाते हैं। उन्हें अभिकर्ता मध्यस्थ कहा जाता है। इसके बाद में टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5वां में केंद्रीय भंडार गृह निगम CWC, इसका आंसर हो जाएगा देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण गृह बोर्ड, केंद्रीय भंडारण गृह निगम एवं राज्य भंडार गृह निगम स्थापित करने के लिए पारित किया गया उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड की स्थापना 1 सितंबर 1956, केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना 2 मार्च 1957 तथा बिहार राज्य में प्रथम राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1956-57 में की गई थी। इसके बाद में केंद्रीय भंडार गृह निगम 20 करोड़ रुपए की अधिकतम पूंजी से स्थापित किया गया। केंद्रीय भंडार गृह निगम के कार्य निम्न प्रकार से हैं। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों तथा बड़े शहरों में भंडारों का निर्माण करना, कृषि वस्तुओं के संग्रहण के लिए स्थायित्व भंडार गृहों का संचालन करना, राज्य भंडार गृह निगमों के शेयर करना,
सरकार के लिए कृषि वस्तुओं के संग्रहण, विपणन एवं क्रय विक्रय के लिए एजेंट कार्य करना। इसके बाद में जो भंडार गृह निर्माण के उद्देश्य हैं, निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है, जो इसमें 6 उद्देश्य दे रखे हैं। कृषकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को वस्तुओं के संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित करना ताकि संग्रहण काल में वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा में कमी न आए, खाद्यान्नों की आपूर्ति की अधिकता की दशा एवं अन्य कारणों कीमतों में होने वाली गिरावट को कम करना, चोरी, आग, अन्य कारणों से होने वाली हानि, संग्रहणकर्ता की रक्षा करना, वस्तुओं के संग्रहणकर्ता को जमा रसीदों के आधार पर बैंकों से शाखा उपलब्ध कराना, दोषपूर्ण संग्रह से होने वाली हानियों को कम किया जाता है भंडार गृह निर्माण के उद्देश्य में। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, मार्केट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसमें जो पहला है वो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते, जिसके एक एग्जाम्पल है वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल, ग्रेन इत्यादि। इसके बाद में इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये अपूर्ण प्रतियोगिता की वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न वस्तु किंतु मिलती जुलती वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी छोटी फर्में होती है। इसमें एक और वस्तु विभेद का कारण प्रत्येक विक्रेता अपने क्षेत्र में एक छोटा सा एकाधिकार होता है तथा एक सीमा तक वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ सेलर। इसके बाद में मोनोपोली, एकाधिकार बाजार। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडो कंपनीज एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आती है। इसमें दूसरा है डिप्लोडी, द्विआधिकार बाजार। इस तरह के बाजार में किसी फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद को बेचने के लिए एक से अधिक यानी 2 विक्रेता बाजार में उपस्थित होते हैं। इन बाजारों में हेटेरोजीनेसिस प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कीमत पर विक्रेता का नियंत्रण होता है। ड्यूपली मार्केट ओलिगोपोली का एक ही रूप होता है, जिसकी उदाहरण की बात करें तो वीजा एवं मार्केटेड इत्यादि। इसके बाद में ओलिगो अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। अल्पाधिकार बाजार संरचना का ऐसा स्वरूप है जिसमें वस्तु के विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है। किसी वस्तु के उत्पादन पर कुछ विक्रेताओं का अधिकार होता है। समरूप एवं विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। ऐसे उत्पाद बेचती है जिनका बाजार में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमेंट, सीमेंट, पेट्रोल इत्यादि। इसके बाद में मोनोपोलिस्टिक अल्पाधिकार बाजार। और इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ बायर की बात करें तो एकाधिकार बाजार और द्विआधिकार बाजार और अल्पाधिकार बाजार आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायर, खरीदने के आधार पर। इसके बाद में छठवां की बात करें तो पहला है उत्पादक के विशेष अधिशेष और विक्रय अधिशेष को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। इसमें बिक्री योग्य अधिशेष मार्केटेबल सरप्लस, विक्रय अधिशेष प्रोडक्ट की वह मात्रा होती है जिसे किसानों द्वारा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न आवश्यकताएं जैसे परिवार के कंजप्शन के लिए, बुवाई के लिए सीड, पशुओं के लिए दाना, श्रमिकों को मजदूरी का उत्पाद के रूप में भुगतान की जाने वाली मात्रा घटाने पर मात्रा शेष रहती है, वह उत्पाद का विक्रय कहलाती है। जो इसकी बात करें मार्केटेबल सरप्लस की तो इसमें है जो इसका सूत्र है MS बराबर P माइनस C। इसके MS का मतलब होता है मार्केटेबल सरप्लस, P का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन एंड और C का मतलब है टोटल रिक्वायरमेंट।
इसके बाद में विक्रेता अधिशेष मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड, उत्पादों की वह मात्रा जो किसानों के द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप में अथवा व्यापारी को अथवा दोनों को वास्तविक रूप में विक्रय की जाती है। इसके बाद में कृषि उत्पादों में निम्न कारक कृषि उत्पादों में विक्रय अधिशेष में परिवर्तन लाते हैं। जोत का आकार, साइज ऑफ होल्डिंग, उत्पादों की उत्पादकता का स्तर, परिवार के लिए भोजन की आवश्यकता, फार्म पर उपयोग के लिए आवश्यकता। जो इसके बाद में हम बात करेंगे उत्पाद की कीमत पर। और इसके बाद में दूसरा है बाजार एकीकरण को परिभाषित कीजिए। बाजार एकीकरण के प्रकारों को विस्तार से विवेचना कीजिए। बाजार एकीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु की विभिन्न बाजारों में मूल्य, गति, घटने बढ़ने के अंतर संदर्भ को प्रदर्शित करने से लिया जाता है। अतः किसी एकीकृत बाजार में किसी उत्पाद का मूल्य उत्तरदायी होगा उस वस्तु के दूसरे बाजार में मूल्य परिवर्तन के लिए। किसी विपणन व्यवस्था की कार्य कुशलता की जांच के लिए यह देखना अति आवश्यक होगा कि विभिन्न गांव प्राथमिक, द्वितीयक एवं शीर्ष बाजार पर एक दूसरे से कितने अंशों में जुड़ते हैं। जो इसके बाद में बाजार एकीकरण के जो प्रकार है, बाजार एकीकरण के प्रकार निम्न दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वाधर एकीकरण। और जो इसके ऊर्ध्वाधर के उदाहरण की बात करें तो के रूप में सहकारी विपणन में ऊर्ध्वाधर एकीकरण को अपनाकर अनावश्यक मध्यस्थों की संख्या को काफी कम कर दिया जाता है। इसके बाद में क्षैतिज एकीकरण, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां है बाजार खंडन क्या है। बाजार खंडन के विभिन्न आधारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो बाजार विभक्तिकरण है में एक वस्तु के बाजारों को टुकड़ों खंडों में बांटा जाता है, यानी उप बाजारों में बांटा जाता है। उप बाजारों का अर्थ ग्राहकों का वर्गीकरण। उदाहरण, यदि किसी वस्तु के ग्राहक दो प्रकार के हैं तो वह जो अपने उपभोग के लिए या परिवार के उपयोग के लिए खरीदारी करते हैं, दूसरे वह जो कुछ वस्तुओं को पुनर्निर्माण के लिए खरीदते हैं। इन दोनों क्रमशः अंतिम उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता। यदि निर्माता इन ग्राहकों का एक प्रकार वर्गीकरण कर एक एक समुदाय बना दे तो इस प्रकार के समुदायों को बाजार विभक्त या उप बाजार कहेंगे। एक प्रकार बाजार को विभिन्न समुदायों में बांटने को बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। जो बाजार विभक्तिकरण की परिभाषा होती है वो स्टाउटन के अनुसार बाजार विभक्तिकरण के आज से किसी वस्तु के संपूर्ण विचाजित बाजार को अनेक उप बाजारों या उपखंडों में इस प्रकार विभाजित करने से है कि प्रत्येक उप बाजार या उपखंड में सभी महत्वपूर्ण पहलों में समजातीयता विजातीयता हो। और जो मार्केट सेगमेंट हैं इसमें दूसरी परिभाषा दी गई है वो है विलिप कोटलर के अनुसार एक बाजार को समान प्रकार के ग्राहकों की उपजातियां में विभिन्न विभाजन करने को बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। इसके बाद में बाजार विभक्तिकरण और बाजार खंड के में अंतर। प्रत्येक विभक्तिकरण क्रेता को एक वर्ग मानना और दूसरा है इसमें क्रेता के व्यापक वर्ग बनाना। पहला है वर्ग मानना और बनाना। के बाद में विभक्तिकरण के प्रकार या आधार। जो इसमें प्रकार और आधार है, पहला है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु, उपभोक्ता का लिंग, उपभोक्ता में नगरीकरण की स्थिति, उपभोक्ता का औद्योगिक विभाजन, उपभोक्ता की शिक्षा, उपभोक्ता का धर्म। जो इसके बाद में बात करें औद्योगिक बाजार के आधार पर, जो इसमें व्यवसाय की किस्म, सामान्य क्रय का तरीका, उपभोक्ता का आकार, भौगोलिक विभाजन इसमें आ जाएगा। सामान्यतः बाजार को निम्न 4 तरह से विभाजित किया जाता है। जिसमें पहली हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक, बिहेवियर के अनुसार। इसके बाद में दूसरा है उत्पादन जीवन चक्र को परिभाषित करें। एक चित्र के द्वारा उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों की विशेषताओं की व्याख्या करें। जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाए जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद में ग्रोथ होगी। अगर कोई भी प्रोडक्ट बाजार में आए तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, उसके बाद में ग्रोथ है, उसके बाद में मैच्योरिटी आएगी और इसमें स्ट्रेसन, या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर स्थिर हो जाएगा। बाजार में ये ग्राफ चलता रहेगा।
इसके अनुसार उत्पादन के जीवन चक्र को परिभाषित किया जा सकता है। आपको सिर्फ ये ग्राफ याद रख लेना है। इसके बाद में आर्क पैटर्न के अनुसार एक वस्तु का जीवन चक्र अनेक बातों में मानवीय जीवन चक्र के साथ समानता रखता है। वस्तु का जन्म होता है, उसकी आवेगपूर्ण वृद्धि होती है, परिपक्वता पर पहुंचती है और फिर पतन की अवस्था को प्राप्त होती है। ये आर्क पैटर्न के अनुसार की परिभाषा है। जो ये ग्राफ दे रखा है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन अवस्था आती है, इसके बाद में ग्रोथ अवस्था आती है, इसके बाद में मैच्योरिटी आती है। इसके अंदर डिक्लाइन, या तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन एक्सटेंशन रहेगा कि वो बाज़ार में टिका रहे। जो इधर दिया गया है, इधर दिया गया है टाइम, कितने टाइम तक और सेल इसकी कितनी बढ़ रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें है मार्केट इंट्रोडक्शन। जो मार्केट का इंट्रोडक्शन है ये वस्तु की सर्वप्रथम अवस्था होती है। इसके बाद में दूसरी है मार्केट में जो मार्केट की ग्रोथ अवस्था होती है वो ये होती है बाजार वृद्धि। ये उत्पाद जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है और इसमें इंक्रीजिंग सेल्स ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बाजार परिपक्वता, मार्केट मैच्योरिटी, बाजार की परिपक्वता कि बाजार में किस तरह से अपना प्रोडक्ट चल रहा है। और इसके बाद में है सहकारी विपणन का अर्थ क्या है। सहकारी विपणन की समितियों के कार्य एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा आंसर है 7वें का। इसके बाद में कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सहकारी विपणन स्वेच्छा से बनाया हुआ एक व्यापारिक संगठन है जिसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ की दृष्टि से विपणन समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर कार्य करना है। इसमें कार्य कृषि सहायता आयोग के अनुसार, जो कृषि सहायता आयोग के अनुसार है, सहकारी विपणन समितियां कृषक को उपज पैदा करने एवं तैयार करने के संबंध में शिक्षा देती है, बाजार के लिए उपज को एकत्रित करती है, श्रेणीकरण करता है। इस तरह वे किसानों को निर्यात बाजार के संपर्क में लाती है। फिलीपींस एवं दक्कन के अनुसार वे संगठन जो सहकारिता के आधार पर किसानों के समूह द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए और सामान तथा अन्य वस्तुओं को क्रय करने हेतु स्थापित हुए सहकारी विपणन संगठन संघ कहलाता है, जिसके उद्देश्य होते हैं अपने सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, भंडारण की सुविधा प्रदान करना, आवश्यकता के समय सदस्यों को प्राण प्रदान करना, सदस्यों को बाजार संबंधी सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना, सदस्यों के लिए बीज, खाद, अन्य आगतों की व्यवस्था करना, मूल्यों में स्थिरता लाना। ये सब सहकारी विपणन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसमें भारत में सहकारी विपणन संगठन की निर्मित समितियां जो है, इसके अंदर प्राथमिक सहकारी क्रय विक्रय समितियां, और दूसरी है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां, और तीसरी है प्रांतीय सहकारी विपणन समितियां इसके अंदर काम करती है। चौथी है राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ, इसमें आ जाएगा नाफेड। नाफेड की स्थापना 1956 में की गई थी। नाफेड के कार्य निम्न प्रकार है। अंतरप्रदेशीय व्यापार, विदेशी व्यापार नाफेड के अंतर्गत आता है। नाफेड कृषकों के लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों जैसे कृषि यंत्र एवं उपकरण, उर्वरक आदि का आयात करता है, उन्हें कृषकों को उल्लेखित कराता है। प्रोत्साहन का कार्य इसके बाद में है। नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन एवं मोटे अनाज को न्यूनतम समर्पित किया जाता है। इसके बाद में सहकारी भंडारण, जो सहकारी भंडारण की जो सुविधा दी जाती है नाफेड में, सहकारी भंडारण। इसके बाद में सहकारी विपणन के निम्न कार्य हैं। इसमें महाजनों एवं साहूकारों से छुटकारा मिल जाता है। सहकारी से जुड़ने वाले संघ में महाजनों एवं साहूकारों से छुटकारा, मध्यस्थों का अंत, बिचौलियों का अंत हो जाता है इसमें। और इसके बाद में बाजारों की कुरीतियों से छुटकारा, वस्तुओं की अच्छी किस्म की पूर्ति, वर्गीकरण की सुविधा, संग्रह की सुविधा भी इसमें प्रदान होती है विपणन संगठन में। इसके बाद में उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक सहायता, एकत्रीकरण की सुविधा, सामूहिक मोलभाव व अधिक मूल्य लाभ भी प्राप्त होते हैं।
इसके बाद में है सहकारिता की भावना और अन्य भी लाभ इसके हैं। थैंक यू सो मच। इस PDF का पूरा क्रेडिट अविनाश जी सर को जाता है। थैंक यू सो मच।